मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे और मजे में होंगे। आज हम लोग करने वाले एक्सरसाइज 6 को। और इसी पीछे मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 5 से पीछे जितना भी है सारा बता दिया है। और मुझे आशा है आप लोग एक्सरसाइज 5 तक देख लिए होंगे, समझ गए होंगे और आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आज हम लोग जो एक्सरसाइज करने वाले हैं उस एक्सरसाइज का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण को आज हम लोग सीखने वाले हैं। इसके कुछ बेसिक जानकारी को समझेंगे। फिर उसके बाद हम लोग ये दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं उसको समझेंगे। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो कि आप लोगों को सीखना जरूरी है इस चैप्टर के लिए। इसीलिए आज उस सारी जानकारी को हम लोग क्लियर करेंगे। सारे बेसिक कंसेप्ट अगर आप लोगों को मालूम होगा तो फिर जब आप लोग चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो फिर आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि सबसे पहले क्या है इसमें हम जानेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग दो एक चर वाला रैखिक समीकरण को सबसे पहले हम लोग जानेंगे। इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण में सबसे पहले अगर बात करें कि आखिर ये दो चर क्या होता है। ये दो चर का बात हुआ, दो चर का मतलब हुआ दो चर होना चाहिए, जैसे कि एक्स वाई ए बी, कुछ भी जैसे कि दो चर होना चाहिए उसमें, तो वो हुआ दो चर। फिर उसका रैखिक समीकरण मतलब जिसके पावर में वन रहता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पावर वन रहता है तो वो रैखिक समीकरण हो जाता है। ठीक है, हाँ वही समझा रहे सर। तो सब देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण को समझेंगे। एक चर वाले रैखिक समीकरण देखिए क्या होता है। और बी यदि ए और बी दो दी गई संख्याएं हो तथा ए नॉट इक्वल टू जीरो हो तो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो के रूप का समीकरण चर एक्स में समीकरण कहलाता है। देखिए यहाँ पर इसमें कहा गया यदि ए और बी दो दी गई संख्याएं, जैसे ए और बी कोई भी संख्याएं, जैसे संख्या मतलब ए का मान एक दो तीन चार, बी का भी मान एक दो तीन चार, अनंत तक में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और इसमें कहा गया उसके बाद इसमें ए के बराबर कभी भी जीरो नहीं होगा। यानी ए का मान कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जीरो छोड़कर हो सकता है कुछ भी, एक दो तीन चार, यानी अनंत तक में सब कुछ हो सकता है, लेकिन ए का मान कभी भी जीरो नहीं हो सकता। उसके बाद इसमें कहा गया है तो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो के रूप का ए एक्स प्लस बी, यानी ये एक चर वाले रैखिक समीकरण ये मानक रूप है। एक चर वाले रैखिक समीकरण का ये मानक रूप है। इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो देखिए एक चर है इसमें और रैखिक समीकरण भी है। रैखिक समीकरण मैंने अभी आप लोगों को बताया कि रैखिक समीकरण हम लोग किसको कहते हैं, जिसके पावर में एक होता है। तो यहाँ से एक्स के पावर में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब एक्स के पावर में क्या है, तो एक्स के पावर में इसका मतलब एक है। तो यहाँ से ये क्या हुआ, तो ये रैखिक समीकरण हो गया। ठीक है, ये रैखिक समीकरण के मानक रूप है। के रूप का समीकरण जो होता है वो चर एक्स में रैखिक समीकरण कहलाएगा। चर एक्स में रैखिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है, मुझे आशा है आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप लोग आसानी से सीख रहे होंगे। उससे आगे देखिए उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैंने उदाहरण लिया आप लोगों के लिए। पहला जो उदाहरण है वो है 3x - 4 इक्वल टू जीरो। इसमें अगर बात करेंगे हम लोग तो इसमें केवल और केवल एक चर है, यानी ये एक्स चर में रैखिक समीकरण है। इसमें केवल एक चर है इसलिए ये एक चर हुआ। उसके बाद पावर भी इसका एक है इसलिए ये एक चर में रैखिक समीकरण। तो ठीक है, एक चर में रैखिक समीकरण है, लेकिन कौन सा चर में, तो ये एक्स चर में रैखिक समीकरण है। ठीक है, उसके बाद अगर दूसरा का अगर हम बात करेंगे तो दूसरा है 5y + 5 इक्वल टू 7। ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण है, लेकिन ये y चर में क्या है, तो y चर में ये रैखिक समीकरण है। ये y चर में रैखिक समीकरण है। ठीक है, उसके बाद अगर हम तीसरा का बात करेंगे तो ये भी रैखिक समीकरण है और ये भी y चर में रैखिक समीकरण है। ठीक है, इसी तरह से नीचे भी है, जैसे कि ये भी अगर चौथा का भी बात करेंगे तो ये x चर में रैखिक समीकरण है। उसके बाद जो पांचवा का अगर बात करेंगे, देखिए अब पांचवा जो है उस पर हम लोग गौर करेंगे। ये पांचवा जो है ये x चर में जो है वो रैखिक समीकरण, तो मतलब एक्स चर में समीकरण तो है लेकिन ये रैखिक समीकरण नहीं है। रैखिक समीकरण क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने भी आप लोगों से कहा कि रैखिक समीकरण वो होता है जिसके पावर में एक होता है। तो यहाँ से इस समीकरण में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके पावर में दो है। यहाँ पर देखिए ये एक्स के पावर में दो है, यानी ये x² + 5 इक्वल टू x+1 ये समीकरण है। तो इसमें x का जो पावर है वो दो लिया गया है, इसलिए ये क्या हो गया, तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण हो जाता है। तो यहाँ से
सॉरी एक चर वाला जो है द्विघातीय समीकरण हो जाता है। मतलब एक चर है लेकिन इसका समीकरण मतलब जो इसका जो घात है, जो पावर है वो 2 है, इसलिए रैखिक समीकरण नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला का अगर बात करेंगे तो ये भी जो है छठा नंबर जो उदाहरण है, ये भी जो आप लोगों का समीकरण है, ये भी जो है रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि इसका भी जो पावर है वो 3 है और 2 है। अगर पावर 1 होगा तभी वो रैखिक समीकरण होगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो है ये भी एक चर में समीकरण है, लेकिन ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। चर एक होना चाहिए और पावर जो होगा वो भी एक होना चाहिए, तब वो एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। जिस समीकरण में एक चर और पावर भी मतलब उसका घात जो होगा वो भी एक ही होना चाहिए, तब वो एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ नोट्स लिखा है, उसमें एक चर में रैखिक समीकरण का एक और केवल एक ही हल होता है, यानी अद्वितीय हल। एक और केवल एक हल का मतलब अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का भी मतलब होता है जिनकी एक ही हल होगा इसमें। तो जो एक चर में रैखिक समीकरण होगा उसका एक ही हल होगा। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर कुछ उदाहरण के साथ, तो x माइनस वन इक्वल टू 0 है, जैसे कि मान लीजिए, तो यहाँ से x का जो मान निकलेगा वो क्या होगा, प्लस में 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस वन रहेगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से ये x का जो मान 1 निकला है, ये x का यहाँ पर जो ये x है, इस x का केवल और केवल एक ही मान होगा, और वो एक ही मान क्या है, तो यहाँ पे एक, केवल और केवल इस x का जो मान है वो केवल एक ही होगा, एक के अलावा कुछ भी नहीं होगा। अगर आप लोग यहाँ पर एक रखेंगे तभी ये जो इक्वेशन है वो 0 निकल के आएगा और तभी ये राइट होगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि एक चर में रैखिक समीकरण का केवल और केवल एक ही हल होता है, यानी अद्वितीय हल होता है। मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अभी जो मैंने आप लोगों को बताया है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को क्या करना है, इसको नोट करना है और एक फेयर कॉपी आप लोगों को बनाना है, जिसमें कि जितने भी बेसिक कंसेप्ट मैं आप लोगों को बताती हूँ, सारे चैप्टर का सबको नोट करके एक जगह रखना है। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और हम लोग अगला जो हम लोगों का है वो हम लोग अगला कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, उसके बाद इससे आगे है तुल्य समीकरण। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर तुल्य समीकरण क्या होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी नोट्स पॉइंट है, इस पूरे वीडियो में हम लोग उसको खत्म करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो अंत शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। तो यहाँ से देखिए, अब हम लोग बात करेंगे तुल्य समीकरण। आखिर ये तुल्य जो है, ये तुल्य नाम का आखिर क्या मतलब बनता है। तो यहाँ से देखिए, तुल्य समीकरण का मतलब होता है दो रैखिक समीकरण। तुल्य समीकरण तब होगा जब उनका एक हल एक समान हो। दो रैखिक समीकरण तुल्य समीकरण तब होगा जब उनका हल एक समान हो। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि तुलना, तुल्य से क्या निकल के आता है, तुलना। चलिए बात करते हैं, यहाँ पर तुल्य से निकल के आता है तुलना। तो तुलना सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे, तो तुलना हम लोग कभी भी अगर करते हैं तो दो समीकरण के बीच में कर सकते हैं। तुल्य समीकरण में हम लोग कोई भी समीकरण है, अगर कैसे पता करेंगे कि ये समीकरण जो ये तुल्य है या नहीं है, तो कभी भी तुल्य समीकरण के लिए यानी तुलना करने के लिए दो इंसान होना चाहिए। कोई कुछ भी हो तो वो दो होना चाहिए। जैसे कि समीकरण में तुलना करेंगे तब भी दो होना चाहिए। अकेले कोई भी है तो उसमें हम तुलना नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम है और कोई और है, जैसे कि आप ही है, मतलब आपके स्कूल में कहीं पर अगर आपके साथ कोई और बच्चा है उसका तुलना हो रहा है, तो तभी तो दोनों का, जैसे दोनों आदमी है तुलना हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए ये आप है और ये कोई और है, तो दोनों में तुलना हो रहा है। तो सबसे पहले आपका जो गुण होगा, अपगुण होगा, आपके अंदर क्या खूबी है, क्या टैलेंट है, वो सारा कुछ देखा जाएगा। उसके बाद अगर बात करेंगे तो कोई और जो बंदा जो आपके साथ, आपके शायद बैच का हो, क्लास का हो, कुछ भी हो, तो अगर जिसके साथ आपका तुलना कर रहा है, उसके बाद फिर उसका देखा जाएगा कि उसके अंदर क्या खूबी है, क्या उसके अंदर क्या टैलेंट है, वो कितना मतलब क्या उसके अंदर खूबी है, क्या उसके अंदर बुराई है, अच्छाई, सारा कुछ देखा जाएगा। आपके अंदर भी उसके अंदर भी। उसके बाद दोनों को देखने के बाद, दोनों चीज को देखने के बाद रखा जाएगा वहां पे, फिर उसके बाद मिला जाएगा। तो इसके अंदर खेलने मतलब ये बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलता है, तो चलिए ये भी खेलता है, फिर ये हटा, फिर ये क्रिकेट अच्छा खेलता है, ये भी खेलता है, ठीक है। ये बहुत बदमाशी करता है, ये बदमाशी नहीं करता, इसका मतलब ये बदमाशी करता है और ये बदमाशी नहीं करता, तो इसका मतलब ये जो है ये ये पीछे हट गया, लेकिन ये जो है ये आगे आ गया। कोई भी, जैसे मॉनिटर में ही देखा जाता है ना कि दो आदमी जैसे हाथ खड़ा किया कि हम मॉनिटर बनेंगे,
तो दोनों में सबसे पहले देखा जाएगा कि आखिर किसके अंदर अच्छा वाला गुण है, किसके अंदर बुरा वाला गुण है। तो दोनों को तुलना करने के बाद ही निकाला जाता है। कोई भी टीचर अगर निकालते हैं उसके बाद ही पता चलता है कि कौन अच्छा है, कौन मॉनिटर बन सकता है, कौन मॉनिटर नहीं बन सकता है। तो इसी से पता चलता है। तो कभी भी अगर हम लोग तुलना करते हैं, समीकरण के पीछे अगर तुलना करेंगे हम लोग, तो उस समीकरण की तुलना करने के लिए दो समीकरण होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, दो रैखिक समीकरण तुल्य समीकरण तब होगा जब उनका हल जो है एक समान होगा। दोनों समीकरण अगर तुल्य है तो इसका मतलब दोनों का हल जो है वो एक समान है। जैसे कि अगर बात करें, उदाहरण के लिए हम लोग लिए हैं x-1 = 0 तथा 3x+1 = 4। अगर हम यहाँ पर बात करें दोनों का हल का अगर बात करेंगे तो देखिए x के बराबर में यहाँ पर 1 निकल के आएगा और यहाँ पर भी x के बराबर में 1 निकल के आएगा। ठीक है, और उसके बाद जो देखिए दोनों का हल समान है, दोनों का हल समान है, जिसका मतलब ये जो समीकरण है ये तुल्य समीकरण है। ठीक है, अगर आप लोगों के चैप्टर में कहीं पे तुल्य समीकरण अगर आ जाता है तो याद रखिएगा कि तुल्य समीकरण हम लोग कैसे निकालते हैं। जो कभी भी दो रैखिक समीकरण तुल्य समीकरण तभी होगा जब उनका हल जो है वो एक समान होगा। तो हम लोग दोनों का हल निकालेंगे, अगर दोनों का हल समान है तो वो दोनों समीकरण जो है वो तुल्य हो जाएगा। तो चलिए, मुझे आशा है समझ में आप लोगों को आ गया होगा। नोट करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। इससे आगे फिर हम लोग कुछ और है उसको भी समझेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। तो देखिए, अगला जो कंसेप्ट जो हम लोग का मेन जो चैप्टर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। और वो पीछे कुछ जानकारी थी जो कि आप लोगों को शायद काम आता, तो मैंने बता दिया। चलिए, यहाँ से आप लोग का चैप्टर है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए इसका तो यदि, जी सर, यदि ए बी और सी वास्तविक संख्या हो तो ए बी सी, यदि वास्तविक संख्या हो तो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या सर, अच्छा हाँ, यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई होगा। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0 के रूप का समीकरण चर एक्स और वाई में एक दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। जैसे कि बात करेंगे, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के मानक रूप है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों को लिख लेना है। यहाँ पर होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के मानक रूप है। ठीक है, यहाँ देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो होता है, अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पे देखिए यदि ए बी सी वास्तविक संख्या है, ए बी सी वास्तविक संख्या है, यानी वास्तविक संख्या के बारे में आप लोगों को बताया गया है और मुझे आशा है आप लोगों को पता भी होगा, आप लोग वो वीडियो देखे भी होंगे। वास्तविक संख्या देखिए, वास्तविक संख्या यदि ए बी सी वास्तविक संख्या है तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ए बराबर कभी भी 0 नहीं होगा और बी का भी मान कभी भी 0 नहीं होगा। ए और बी दोनों का मान कभी भी 0 नहीं होगा के रूप का समीकरण चर एक्स और वाई में एक दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण मतलब दो चर, दो चर वाले रैखिक समीकरण मतलब दो चर। उसके बाद देखिए, तो यहाँ पर समझ में मुझे आशा आ गया होगा। देखिए अब यहाँ पर उदाहरण के रूप में पहला उदाहरण आप लोगों के लिए है 3x प्लस 2y इक्वल टू 14। तो यहाँ पर देखिए दो चर वाले यानी इसमें दो चर होगा, तो यहाँ पे पहला चर x है और दूसरा चर y है। तो यहाँ पर, और यहाँ पर जो रैखिक समीकरण का बात किया जा रहा है, तो यहाँ इसका मतलब इसका जो पावर होगा वो भी एक होगा, तो यानी इस पर भी पावर एक है और इसके पर भी पावर एक है। आप सभी को पता है कि हम लोग पावर जो लिखते हैं तो उसमें एक हम लोग पावर नहीं लिखते हैं, तो कोई कुछ भी होता है तो उसमें हम लोग पावर एक नहीं लिखते, इसलिए एक दोनों पर छुपा हुआ है तो इसलिए एक हम नहीं लिखे हैं। तो यहाँ पर ये जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण, एक्स और वाई दो चर है और ये एक्स वाई चर में मतलब एक्स और वाई दो चर में ये रैखिक समीकरण है। ठीक है, दूसरा भी जो है ये भी दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें भी एक्स और वाई दो चर लिया गया है। उसके बाद तीसरा का अगर बात करेंगे तो ये भी जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें भी एक्स और वाई है, तो ये भी दो चर वाले रैखिक समीकरण है। ठीक है, अब देखिए अगर बात करेंगे, हम जितना भी अभी तक उदाहरण हम लोग पढ़े हैं आप लोगों को मैंने बताया उसमें सारे में एक्स और वाई लिया गया था, लेकिन याद रखिएगा कि चर जो होता है वो ए से लेकर जेड तक होता है। तो चर के रूप में आप लोग कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं, ए बी सी डी जेड तक कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन में हम लोग पढ़ते हैं ए बी और एक्स वाई, इसलिए मैंने एक्स वाई ले लिया ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब देखिए कुछ नोट्स यहाँ पर, दो चर वाले एक रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल यानी अनगिनत हल होते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं जब उसका हल निकलेगा तो उसमें अनगिनत हल निकलते हैं, जैसे कि जैसे जैसे आप लोग करते जाइएगा हल निकलता जाएगा।
तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को शायद ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, याद रखिएगा। और काम भी आएगा जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल यानी अनगिनत हल होते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है समझ में आप लोगों को आ गया होगा, दिक्कत नहीं हुआ होगा, और आप लोग इसे अच्छे तरीके से नोट कर लिए होंगे, याद कर लेंगे। और चलिए नोट कर लीजिए, आप लोग तो कर लिए होंगे। तो इस पार्ट में लोग इतना ही करेंगे, मुझे आशा है आप लोगों को दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो इसको नोट कीजिएगा, याद रखिएगा, कभी भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये आप लोग को 10th में भी जाकर काम आएगा। 10th में भले आप लोग इसे थोड़ा ज्यादा जाने, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को जानकारी इसी चीज का लेना होगा। तो आप लोग याद रखिएगा इसको, और फेयर करके अच्छे से लिखिएगा। तो इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। अब जो अगला पार्ट होगा उसमें हम लोग चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।